आज हम बात करेंगे भारत के शायद सबसे चर्चित डबल मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जो आज भी इतने सालों बाद एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ये एक ऐसा केस था जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बंद अपार्टमेंट के अंदर दो कत्ल होते हैं। शक की सुई कभी घर वालों पर तो तभी बाहर वालों पर घूमती है और सालों की जांच के बाद भी नतीजा जीरो। किसी को सजा नहीं। आखिर ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल था 2008, महीना मई का। पहली नज़र में ये एक बहुत ही दुखद लेकिन एक सीधा साधा सा क्राइम लग रहा था। पर किसी को क्या पता था कि ये केस देखते ही देखते भारत के सबसे बड़े और उलझे हुए रहस्यों में से एक बन जाएगा। जरा पहले 48 घंटों की उलझन को समझिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ उलझना शुरू हुआ। 16 मई 2008 की सुबह 14 साल की आरुषि तलवार अपने ही कमरे में मृत पाई जाती हैं। घर का नौकर हेमराज गायब था, तो जाहिर है पहला शक उसी पर गया। सबको लगा केस सॉल्व हो गया। लेकिन अगले ही दिन पूरी कहानी पलट गई। हेमराज की लाश उसी अपार्टमेंट की छत पर मिलती है। अब ये मामला एक मर्डर का नहीं बल्कि एक डबल मर्डर मिस्ट्री का बन चुका था। कहते हैं किसी भी क्रिमिनल केस में शुरुआती कुछ घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, गोल्डन आवर्स। लेकिन इस केस में अफसोस की बात यह है कि इन्हीं शुरुआती घंटों में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हुईं जिनकी वजह से केस शायद फिर कभी सुलझ ही नहीं पाया। जो शुरुआती जांच में गलतियां हुईं वो सच में हैरान करने वाली थीं। सोचिए, क्राइम सीन को ठीक से सील तक नहीं किया गया। कोई भी आ रहा है, जा रहा है, मतलब सबूतों का क्या हुआ होगा अंदाजा लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स ठीक से उठाए नहीं गए और सबसे बड़ी चूक, घर की छत को पूरे एक दिन तक किसी ने चेक ही नहीं किया। इन्हीं गलतियों ने इस केस की नींव को इतना कमजोर कर दिया कि इसे सुलझाना लगभग नामुमकिन हो गया। और इसी शुरुआती अफरा-तफरी और कंफ्यूजन के बीच पुलिस ने एक और बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के मीडिया में ऑनर किलिंग की थ्योरी उछाल दी। बस इस एक बयान ने केस को सनसनीखेज बना दिया और शायद जांच को सच्चाई से बहुत दूर एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जब मामला यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया तो सबको लगा कि अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन यहां से कहानी में एक और हैरान करने वाला मोड़ आया। सीबीआई की ही दो अलग अलग टीमों ने इस केस की जांच की और मजे की बात यह है कि दोनों टीमें दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उल्टे नतीजों पर पहुंची। देखिए, यही इस केस का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सीबीआई की जो पहली टीम थी, उनका मानना था कि कातिल बाहरी लोग थे, मतलब दो नौकर और उनका एक दोस्त। लेकिन कुछ समय बाद जब दूसरी सीबीआई टीम ने जांच संभाली तो उन्होंने थियरी को 180 डिग्री घुमा दिया। उनका कहना था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि आरुषि के माता पिता ही हैं। और सबसे जरूरी बात जानते क्या है? दोनों में से कोई भी टीम अपनी थियरी को साबित करने के लिए एक भी मजबूत ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। जांच के दौरान नार्को एनालिसिस जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदिग्ध को एक तरह की दवा देकर अर्ध बेहोशी की हालत में सवाल पूछे जाते हैं। ये सब शुरुआती संदिग्धों पर किया भी गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की अदालतों में नार्को टेस्ट के नतीजों को पक्के सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। तो इस पूरी कवायद से केस सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया। अब अगर सबूतों पर एक नजर डालें तो हर चीज पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा हुआ था। जैसे हत्या का हथियार, कभी कहा गया गोल्फ क्लब, कभी सर्जिकल स्कैल्पल, लेकिन किसी को भी माता पिता से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सका। फिर आरुषि के कमरे का दरवाजा, वो अंदर से बंद था या बाहर से, इस पर भी बहस चलती रही। और फोरेंसिक्स की तो बात ही मत कीजिए। सैंपल्स इतने खराब तरीके से कलेक्ट और हैंडल किए गए थे कि उनसे कोई भी भरोसेमंद नतीजा निकालना नामुमकिन था। तो इतनी सारी उलझनों और बिना किसी ठोस सबूत के ये केस आखिरकार अदालत पहुंचा। सबको लगा अब कोर्ट में कुछ तो साफ होगा, लेकिन कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ वो तो अभी आना बाकी था। साल था 2013। सालों की लंबी जांच, मीडिया ट्रायल और अनगिनत बहसों के बाद आखिरकार निचली अदालत का पहला बड़ा फैसला सामने आया। निचली अदालत ने आरुषि के माता पिता राजेश और नूपुर तलवार को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये पूरा फैसला
परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर था। इसका मतलब है कोई भी सीधा सबूत, कोई चश्मदीद गवाह, कुछ भी नहीं था। पर ये इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। 4 साल और गुजरे। साल आया 2017 और एक और फैसला आया जिसने इस केस को एक बार फिर से पूरी तरह पलट कर रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया और माता-पिता यानी तलवार दंपति को सभी आरोपों से बरी कर दिया। और हाई कोर्ट का तर्क बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि जो भी सबूत पेश किए गए वो इतने मजबूत नहीं थे कि उनसे बिना किसी भी शक के जुर्म साबित किया जा सके। अदालत के मुताबिक निचली अदालत का फैसला ठोस सबूतों पर नहीं बल्कि सिर्फ अंदाजों और अनुमानों पर आधारित था। तो तलवार दंपति तो बरी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये केस हमारे समाज पर और हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ गया है जो शायद कभी नहीं मिटेगा। तो आज की तारीख में असलियत यह है कि आरुषि और हिमराज के कातिल कौन हैं, ये कोई नहीं जानता। कानूनी तौर पर यह केस आज भी अनसुलझा है। नो वन हैज बीन कन्विक्टेड। तो आखिर ये एक मर्डर केस इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना ही क्यों? इसकी कई वजहें हैं। मीडिया का जबरदस्त सेंसेशनलिज्म, सीबीआई की ही 2 अलग-अलग और उल्टी थ्योरीज, फॉरेंसिक सबूतों के खराब हैंडलिंग और सबसे बड़ी बात, ना कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई साफ मकसद। इन सब चीजों ने मिलकर इस केस को एक कभी ना खत्म होने वाली बहस बना दिया। लेकिन इस एक केस का असर बहुत गहरा हुआ। इसने हमारे सिस्टम की कई बड़ी बड़ी खामियों को सबके सामने लाके रख दिया। इसके बाद ही देश में इस बात पर गंभीर बहस शुरू हुई कि क्राइम सीन को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, पुलिस को बेहतर फोरेंसिक ट्रेनिंग देने की कितनी ज़रूरत है और मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में कितना जिम्मेदार होना चाहिए। और अंत में ये केस हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब किसी केस के शुरुआती सबूत ही मिटा दिए गए हों, जब क्राइम सीन ही खराब हो चुका हो और कोई भी ठोस सुराग बचा ही ना हो, तो क्या ऐसा मामला कभी सच में सुलझ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।